दृष्टांत मालूम है गुड मॉर्निंग का? कि एक हरियाणवी पढ़ा लिखा बच्चा दिल्ली से आया, दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़कर गांव में, तो अपने बाबा को कहा, गांव के बाबा को कहा कि बाबा गुड मॉर्निंग। तो बाबा हरियाणवी जाट थे, तो उन्होंने कहा कि बउआ रे तोहर बाबुओ के गुड मॉर्निंग आ तोहर म्याओ के गुड मॉर्निंग। उनको लगा कि गाली उली दिया है, कहीं शहर से बच्चा पढ़ के आया है तो हो सकता है कि कुछ, तो आशा है समझ गए होंगे। तो गुड मॉर्निंग में हम लोग हैं, सुप्रभात में हम लोग हैं, वो अध्याय समाप्त होता है। अब हम कक्षा की शुरुआत करते हैं। कक्षा की शुरुआत आज हमारी करेंट और मिसलेनियस की है। एक ऐसा अध्याय जो सामान्य अध्ययन का सबसे भारी भी है, सबसे हल्का भी है। हल्का इसलिए कि रोज तुम्हारे बगल से गुजर जाता है और तुमको गुड मॉर्निंग कहता है, लेकिन तुम समझ नहीं पाते कि आज 7 जून है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस था, पता नहीं चला। ठीक है कि नहीं? आज मोदी साहब का शपथ ग्रहण समारोह है, राष्ट्रपति उनको शपथ दिलाएंगे, पता नहीं चला। हालांकि वो कॉन्स्टिट्यूशन भी है, लेकिन समसामयिक कॉन्स्टिट्यूशन है। आपके बगल से गुजर गया कि 5 देशों के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया गया, पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया, पता नहीं चला। ठीक है कि नहीं? आपके बगल से गुजर जाता है लेकिन पता नहीं चलता है कि T20 मैच अमेरिका में हो रहा है, टेक्सास, न्यूयॉर्क, ठीक है, वहां हो रहा है, आपको पता नहीं चला। केवल आप इतना देखे कि अमेरिका ने पाकिस्तान को हरा दिया और आज महामुकाबला है भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है कि नहीं? अच्छा, इंडिया के बीच। हाँ, तो संवैधानिक शब्द ही बोले हैं। खड़ा हो जी तुम, ए बच्चा खड़ा हो। हमको गुड मॉर्निंग कर दिया, अब तो एक म्याओ के गुड मॉर्निंग, बाबुआ के गुड मॉर्निंग है। ठीक है कि नहीं? अनुच्छेद 1(3) का संदर्भ किससे है? अब हमको तुम गुड मॉर्निंग किया है ना, हम बोले भारत, तुम कहता है इंडिया, तब बोलो अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत। अच्छा, देखते हो उसमें बोला भारत राज्यों का संघ है, ये नहीं बोला है कि भारत या इंडिया। हाँ, 3 सॉरी सर, सॉरी करने से काम चलेगा, समझा? इसलिए हमको ज्यादा गुड मॉर्निंग नहीं करो, बैठो, मूल में आ जाओ। तो समझा दिए गुड मॉर्निंग क्या होता है। हम बोले भारत, कहता है नहीं सर इंडिया। अभी जो संविधान सब लोग पढ़े हैं लगभग, तो समझ में आ गया होगा कि भारत या इंडिया संवैधानिक शब्द है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 1 में है। अनुच्छेद 1 में है, ध्यान रखिएगा। खैर चलिए मूल में आइए। तो हम लोग के बगल से करंट और मिसलेनियस गुजर जाता है। पहला सेमीकंडक्टर फैक्ट्री इंडिया में गुजरात में लगा, आपके बगल से गुजर गया, पता नहीं चला। ठीक है कि नहीं? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से जुड़ा हुआ एक टाइगर रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है सत्यमंगल, तमिलनाडु में है। ठीक है, और उसको नए रूपों में घोषित किया गया है, बगल से गुजर गया, पता नहीं चला। इसी तरह का विभिन्न नियुक्तियां होती है, जैसे अभी ज्ञानेश कुमार संधू जी की नियुक्ति हुई चुनाव आयोग में सदस्य के रूप में। हमारा चुनाव आयोग मल्टी मेंबर है, बहुसदस्यीय है। अरे ललित जी वहां क्यों है? यहां आइए, जिसको जगह नहीं मिला है आगे आ जाइए। अरे आगे आओ, अरे आगे बैठेगा तब ना तुमको देख करके थोड़ा डांटेंगे, थोड़ा प्यार करेंगे। इधर आओ, थोड़ा सम्मान करेंगे, पूछताछ करेंगे। डर से नहीं आ रहा है कि पूछेंगे हमसे। और तुम कहीं भी रहेगा, हजारों की भीड़ में भी तो ढूंढ लेंगे। इधर आओ, और उसको भी ले आओ, गोद्धा को भी ले आओ। आओ गोद्धा जी आ जाओ, अरे आओ ना, बैठो यहाँ बैठो, बैठो ना यहाँ, बैठ। कहाँ जगह है? ठीक, मैंने उधर नहीं बैठेगा। अरे वो सब थूड़ेगी नहीं, अरे बड़ी सज्जन सब है। पहले की लड़की सब बदमाश रहती थी, अब की बड़ी सज्जन से। बैठो इसमें, यहां लो, तो बैठ जाओ। बैठा नहीं वहां, वाह, लाओ लाओ गमछा लाओ। ये भी हमको गुड मॉर्निंग करता है।
पानी दिया है, पानी पीने से कितना कैलोरी ऊर्जा मिलता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सबसे ज्यादा ऊर्जा किसके खाने से मिलता है? बसा खाने से। 1 ग्राम बसा खाने से कितना ऊर्जा मिलता है? 9.2। 9.2 को याद रखिएगा, सबसे अधिक बसा। हाँ जी, नेक्स्ट। रिफाइंड ऑयल में क्या है? रिफाइंड ऑयल क्या है? वो भी आपका करंट है। चलो, करंट साइंस है वो, कि रिफाइंड ऑयल जो आजकल लोकप्रिय हो गया है, वो रिफाइंड ऑयल क्या है? रिफाइंड ऑयल है पॉली अनसैचुरेटेड फैट है, बहु असंतृप्त वसा है जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। जितनी असंतृप्त वसा है, अनसैचुरेटेड वसा है जो पौधे से मिलता है, वो सभी लाभदायक होता है, डालडा को छोड़कर। नहीं तो सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, ये सब आपके स्वास्थ्य के लिए क्या है? लाभदायक है। लिक्विड फॉर्म में रहता है, अनसैचुरेटेड फैट लिक्विड फॉर्म में रहता है, ध्यान रखिएगा। और जो संतृप्त सैचुरेटेड है वो ठोस रहता है, सॉलिड होता है, ठीक है। और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जिससे आर्टरी आपकी ब्लॉक हो जाती है और एंजाइना, हार्ट अटैक होता है। लेकिन सभी वो जंतु से मिलता है, लेकिन सभी जंतु वसा जो हानिकारक नहीं होता है। मछली का जो तेल है वो लाभदायक होता है, वो अनसैचुरेटेड रूप में रहता है। मछली का तेल शरीर के लिए, हृदय के लिए क्या है? लाभदायक है। ठीक से बैठो। तो अब हम शुरू करें। मतलब ये भी आपका एक तरह से क्या था? रिफाइंड ऑयल साइंस का करंट था। ये क्या है? साइंस का करंट है। नेक्स्ट, 1 मिनट। चलिए, तो करंट और मिसलेनियस में हमें क्या पढ़ना है? तो मैंने अभी आपको बताया कि करंट और मिसलेनियस को कई भागों में बांट करके पढ़ना है। एक राष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ना है, दूसरा अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ना है। इसके अलावा विज्ञान पढ़ना, विज्ञान परिदृश्य अभी बताए जैसे, तो यह भी विज्ञान परिदृश्य में समसामयिक रूपों में किसी कान से चर्चा में आ जाए तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? ध्यान में रखना है, हमारे यहाँ कई ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिसमें रेसिड्यू मटेरियल्स में कई अवांछित पदार्थ पाए जाते हैं, और उस अवांछित पदार्थ के कारण उसके ऊपर रोक लगा दी जाती है। आ जाइएगा, उसके ऊपर रोक लगा दी जाती है। जैसे अभी सुना होगा कि भारतीय मसाले पर रोक लगा दी गई। तो ये सब भी आपका क्या हो गया? ये सब भी आपका विज्ञान समसामयिक हो गया। उसी तरह से पर्यावरणीय समसामयिक है। अभी हमने सत्यमंगल की बात की, तो अरे बैठो ना जल्दी से, ठीक है। अभी मैंने सत्यमंगल टाइगर रिजर्व की बातें की, तो क्या हो गया? पर्यावरणीय समसामयिक हो गया। अभी कुछ दिन पहले आपको 1-2 दिन पहले बताए, लड़का नहीं देखा है कभी? देख रहा है उसको? गजब हाल है। अरे तुम लोग तो खत्म सब है। गजब हाल है तुम्हारा। ठीक है, लड़की जाएगी तो जब तक उसको छोड़ नहीं देगा, जा तो हो फिर कब आ तो हो, माने गजब है। लड़का है तो देख रहा है उसको जैसे कभी लड़का ही नहीं देखा है। ठीक है, जिसको देखना चाहिए, इतना स्मार्ट आदमी खड़ा है, उसको तो देख नहीं रहा है। चलो मूल में आ जाओ। क्यों हंस रहा है? हम स्मार्ट नहीं है क्या? तुमसे तो जरूर स्मार्ट हम है। ठीक है कि नहीं? देख रहा, हंस रहा, हा करके खिल्ली उड़ा रहा है मेरा। आई देखो, इसको भी हंसी आ रही है। तुमसे तो स्मार्ट है, तुम तो सुखिया हो। ठीक है कि नहीं? खाओ पियो पहले, मजबूत बनो मेरी तरह से। ठीक है, देखते हो मेरा भोजन साथ ही साथ चलता है। तू जहां चलेगा मेरा साया साथ रहेगा, इसलिए हम भी जहां चलता है मेरा भोजन साथ साथ चलता रहता है। आगे चलो, नेक्स्ट। कहानी था, खत्म हो गया, आगे लिखो। हाँ, तो मैं बता रहा था कि पर्यावरणीय समसामयिक क्या होता है। 5 जून को हमने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया, और उसका सेंट्रल थीम भूमि बहाली, ड्रॉट रिसाइलेंस, डिजर्टिफिकेशन, ये आपका फिक्स किया। ठीक है, कि हमको मरुस्थल को कम करना है, जो भूमि अनुर्वर हो रहे हैं, बंजर हो रहे हैं, उसको ठीक करना है, और सूखा से लड़ना हमको है। यही इस बार के विश्व पर्यावरण दिवस का क्या है? सेंट्रल थीम है। उसी तरह से आपका इकोनॉमिक्स में आता है कि अभी जैसे महालक्ष्मी योजना, खटाखट खटाखट खटाखट, गड़बड़ा गया थोड़ा सा, खटाखट खटाखट खटाखट, मूल बिंदु पे आ जाइए। तो ये सब क्या हो गया? इकोनॉमिक्स हो जाता।
हम किसी देश के साथ कोई सेपा समझौता करें तो वो आपका क्या हो जाएगा, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, कोई मॉनेटरी पॉलिसी हमारी आरबीआई बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज हो गई तो क्या हो गया, वो आपका इकोनॉमिक परिदृश्य हो गया। उसी तरह से आपका संवैधानिक परिदृश्य आता है। संवैधानिक परिदृश्य में क्या है, संवैधानिक परिदृश्य में है कि मैंने एक दिन बताया कि कैबिनेट की अनुशंसा से लोकसभा को भंग कर दिया गया, अभी पढ़े होंगे ना, ठीक है कि नहीं। तो कैबिनेट किसकी अनुशंसा होती है, तो कैबिनेट की। तो ये संविधान भी है और समसामयिक भी हो गया, क्योंकि हाल ही में 18वीं लोकसभा को क्या किया गया है, 17वीं लोकसभा को क्या किया गया, भंग किया गया है। अभी तुम थोड़ी दिन में पढ़ोगे प्रोटेम स्पीकर, जो नया नाम आएगा वो हो जाएगा तुम्हारा संवैधानिक समसामयिकी, कॉन्स्टिट्यूशनल करेंट। और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होती है, एवं स्पीकर की क्या होती है, स्पीकर का चुनाव होता है। कौन चुनते हैं स्पीकर को, लोकसभा के सभी सदस्य चुनते हैं, लोकसभा के सभी सदस्य चुनते हैं। तो ये सब आपके आ गए करेंट में। इसके अलावा आता है विविधा दिवस, नियुक्ति, पुरस्कार, सम्मेलन। जैसे अभी सबसे इंपॉर्टेंट है, इस बार की परीक्षा पूछेगा, विश्व परमाणु शिखर सम्मेलन, परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहां हुआ है, बेल्जियम में हुआ है, वो आपकी परीक्षा में पूछेगा, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह का जो भी सम्मेलन वगैरह है तो वो सब आपकी परीक्षा की दृष्टि से क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। खेल खिलाड़ी, खेल खिलाड़ी में सभी रूपों में टूर्नामेंट भी महत्वपूर्ण होता है और भारत का परफॉर्मेंस भी महत्वपूर्ण होता है। अब तो चूंकि बिहार एसएससी की भी वैकेंसी आएगी, सरकार की प्राथमिकता में है रोजगार, तो बिहार एसएससी के दृष्टि से बिहार का भी कोई खिलाड़ी बैडमिंटन से लेकर क्रिकेट या किसी भी क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है, मेडल ला रहा है, तो उसके ऊपर भी ध्यान करके रखना है, ठीक है कि नहीं। तो ये इस तरह से इन चीजों को आपको जानना है और समझना है, किसमें, करेंट। और अभी मैंने बताया मिसलेनियस कि देश का पहला सेमीकंडक्टर फैक्ट्री, ये करेंट है अभी, क्योंकि मार्च में स्थापित हुआ। लेकिन आज से 1 साल के बाद क्या हो जाएगा, ये विविधा कि देश का पहला सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का स्थापना किस राज्य में हुआ, गुजरात में हुआ। तो आशा है समझ गए ना कि विविधा क्या होता है और करंट क्या होता है। हम लोग आज, चूंकि हम इस कक्षा में पूर्व से ही लगे हुए हैं और यह कक्षा कभी समाप्त न होने वाली कक्षा है। हम लोग फरवरी तक पढ़ चुके थे विधिवत, हालांकि हम रोज पढ़ते हैं करंट। हम लोग आज मार्च और अप्रैल का देखने का प्रयास करेंगे इसी एंगल से, ठीक है। तो हम लोग का आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक है समसामयिकी मार्च 2024। पहले इसको पढ़िए, लेकिन फोकस में रहेगा एक और महीना और वो है अप्रैल। तो हम लोग अभी थोड़ा सा सेशन लेट चल रहा है, जून तो चल ही रहा है, तो मई तक कोशिश करेंगे कि इस महीना में हम लोग मार्च अप्रैल मई को विभिन्न साप्ताहिक पाक्षिक कक्षा में देख लें। फिर जून जब खत्म होगा तभी ना पढ़ोगे, तो अभी तो जून आपका 10 ही है, अभी तो 8-9 तारीख चल ही रहा है। तो जब 30 तारीख तक हो जाएगी, और रोज हम चर्चा करते ही, अभी मैंने चर्चा नहीं किया नहीं कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, लेकिन विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और उसमें विविधा है कि विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय कहां है, रोम। और रोम किस नदी के किनारे है, टाइबर नदी के किनारे है। रोम किस नदी के किनारे है, टाइबर नदी के किनारे है। इटली की राजधानी रोम, इटली की राजधानी। और इटली का कौन सा नदी भारत के गंगा के समान है, पो, उसको हम कहते हैं पो। लिखना नहीं है श्रीमान, लिखना नहीं है, हाँ आगे लिखिए, ठीक है। सब कॉपी में आपका लिखा हुआ है, जो 13 कॉपी बनाए हुए हैं। ज्योग्राफी 14 बार पढ़े हैं तो 14 कॉपी में जाके देखना, मूल में आ जाओ। 14 बार कहां पढ़े हैं, 4 बार तो पढ़े हैं, तो 10 बार पढ़ा, 4 बार कम हुआ जी, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु तुम नहीं पढ़ पाए, तुमको ब्याह करना था पहले, तो पहले ब्याह करो, या तो ब्याह करो या पढ़ो। तो अब छूट गया, कोई बात नहीं, फिर दूसरा कक्षा होगा, आगे चलो। कर लिया, अच्छा की बात समझे। कई बार देखते हो कई लड़की का ब्याह नहीं हुआ है, वो चिंतित है, रात दिन चिंतित है, मास्टर साहब हमार ब्याह कहिया होई, अभी ना होई। ये आशीर्वाद हम तत्काल न दे, हम तत्काल आशीर्वाद देखते हो कि क्या देते हैं, खुश रहो, बड़ा आदमी बनो, ठीक है कि नहीं। हम अजी
खुश हो खुश हो। हाँ बोलो, कितने बजे आओगे? तो 2 बजे तक आ जाना, तो कह देना हमको। तुम बंगाली टोला शर्मा डायग्नोस्टिक है ना? हाँ हाँ ठीक है, 3 बजे तक आओ ना, 3 बजे। ठीक है, पक्का 3 बजे आ जाना, क्योंकि फिर निकलेंगे एक जगह। ठीक है, चलो टेक केयर। कहाँ थे हम लोग? बड़े अच्छे जगह पे थे। कहाँ थे कि पंडित जी बताई हमारे ब्याह कहिया हुई। ठीक है, तो पंडित जी भी यहाँ पर है, और वो भी त्रिपुंडधारी चंदनधारी है। ठीक है, हालांकि नकली है ये। मूल बिंदु पे आ जाओ। तो मूल बिंदु क्या है? मूल बिंदु है कि हम लोग समसामयिकी, और समसामयिकी किस महीना का देखेंगे? मार्च 2024 का देखेंगे। लेकिन साथ में वक्त मौका मिला तो अप्रैल का भी बताएंगे। और किस एंगल से बताएंगे? तो निम्नलिखित एंगल है, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। मूलतः यही दो है, मूलतः यही दो है। लेकिन यदि उसको क्लासिफिकेशन करो तो अभी बताए ही थे कि संवैधानिक है, पर्यावरणीय है, आर्थिक है, इसके बाद आपका विज्ञान है, इसके बाद आपका विविधा है। और इस विविधा में कई भाग आता है, जैसे दिवस है, सम्मेलन है, महत्वपूर्ण नीति है, पुरस्कार है। तो ये सब किस में आ जाता है? ये सब विविधा में आ जाता है। इसी एंगल से आप लोग को पढ़ना है, और इसी क्रम में हम लोग सबसे पहले आरंभ करना चाहेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय परिदृश्य से तो लिखेंगे मार्च 2024 राष्ट्रीय परिदृश्य। सबसे पहला तथ्य लिखेंगे, देश का पहला, 1 मिनट रुक जाओ, छोड़ दो। देश का पहला सेमीकंडक्टर, देश का पहला सेमीकंडक्टर, देश का पहला सेमीकंडक्टर गुजरात में स्थापित किया जाएगा। 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 ठीक है, गुजरात में स्थापित किया जाएगा। तो ये आपका है, परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, सेमीकंडक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर कौन है जिसका उपयोग हम लोग विभिन्न, विशेषकर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में करते हैं? सिलिकॉन। और भारत का सिलिकॉन वैली कहां है? बेंगलोर है। और विश्व में सिलिकॉन वैली कहां है? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका को कहते हैं। ये आपका क्या हो गया? ये विविधा हो गया। जर्मेनियम, सिलिकॉन। जर्मेनियम का उपयोग हम लोग ट्रांजिस्टर में करते हैं। जर्मेनियम सेमीकंडक्टर का उपयोग कहां करते हैं? ट्रांजिस्टर में करते हैं। तो ये आपका क्या है? ये आपका विविधा है। तो लिख देंगे नोट, सबसे महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर, सबसे महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर, सबसे महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर सिलिकॉन है। सिलिकॉन होता है। भारत का सिलिकॉन वैली, भारत का सिलिकॉन वैली, भारत का सिलिकॉन वैली बंगलोर को कहा जाता है। भारत का सिलिकॉन वैली बंगलोर को कहा जाता है। बंगलोर, इसे वो भी लिख दो, इसे गार्डन सिटी, किसे? बंगलोर को। इसे गार्डन सिटी और ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जानते हैं। इसे गार्डन सिटी, गार्डन सिटी एवं ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जानते हैं। ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जानते हैं।
यहां आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जिसको जिसको गर्मी लग रहा है यहां आ जाइए, आ जाओ। गर्मी लग रहा है, हाँ तो ऐसे ऐसे करो थोड़ा सा, जैसे वो कर रही थी। नीचे कहाँ गई? कोई थी इसमें जो नीचे में थी, ऐसे ऐसे कर रही थी, हाँ ठीक है। हमें यह नहीं समझ में आ रहा था कि ऐसे ऐसे में कितना हवा आ रहा हो। हम भी करके देखे, कहीं कोई हवा ही नहीं मिला हमको। लेकिन है एक मानसिकता होती है कि ऐसे ऐसे करने से हवा मिल सकती है। चलिए खैर, फिलहाल बहुत अच्छे जगह पे हम लोग ग्रेनाइट सिटी में है। ग्रेनाइट सिटी कहां है? ग्रेनाइट सिटी कहां है? बंगलोर में। अब मूलतः सिलिकॉन वैली कहां है? अभी आप लोग ज्योग्राफी की कक्षा से भी निकले हैं, सब लोग समाप्त भी हो गया है, ठीक है कि नहीं। और सिलिकॉन वैली मूलतः सैन फ्रांसिस्को में है, अमेरिका में है। जब मैं नॉर्थ अमेरिका महादेश पढ़ा रहा था उसमें भी इसकी मैंने चर्चा की थी, तो लिख देंगे मूलतः सिलिकॉन वैली, मूलतः सिलिकॉन वैली, मूलतः सिलिकॉन वैली सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है, अमेरिका में है, ठीक है, अमेरिका में है, याद रखिए। आप लोग की जानकारी में दे दें, केमिस्ट्री बचपन में पढ़े होंगे तो याद होगा कि सेमीकंडक्टर किसको कहते हैं। क्योंकि मेरे ही द्वारा केमिस्ट्री भी पढ़ाना है, पढ़ाते ही रहते हैं, और इसी क्रम में याद रखना चाहिए कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, कि ऐसा तत्व जो कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बीच का होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर कहते हैं। जैसे सिलिकॉन, जैसे जर्मेनियम, टेलुरियम, ये सब क्या है आपका? ये सब सेमीकंडक्टर है। तो कहां पढ़ेंगे हम लोग? यहां इसकी चर्चा कर दी है कि थोड़ा सा याद करके रखो, ठीक है, थोड़ा सा समझ के रखो कि सेमीकंडक्टर क्या है। तो इसी को कहते हैं करंट और विविधता। तो विविधता समझ में आया क्या है? समझ में आया कि नहीं? विविधता क्या है कि उसमें यदि कोई अन्य बातें भी आ जाए तो उसको भी उसमें समावेशित कर देते हैं। तो आशा है कि इसी एंगल से आपको पढ़ना चाहिए करंट को और मिसलेनियस को। और हमने सेमीकंडक्टर के ऊपर भी आपका ध्यान आकृष्ट कराया, जिस पर नजर रखें। जर्मेनियम काफी इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर है, जिसका उपयोग हम लोग ट्रांजिस्टर में करते हैं। आपकी परीक्षा में यह हमेशा पूछा भी जाता रहता है। कंप्यूटर चिप्स में हम लोग सिलिकॉन का उपयोग करते हैं, हम लोग सोलर प्लेट में सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। इसीलिए हम लोग के यहाँ सोलर एनर्जी का तो एक्सटेंशन हो रहा है, लेकिन उसका जो भरोसा होनी चाहिए, मेंटेनेंस का, वो भरोसा नहीं हो पा रहा है। इसका कारण क्या है कि एक बार सोलर प्लेट जब खराब हो जाता है तो एक तो महंगा भी है, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी क्या आयातित है, हमारी टेक्नोलॉजी क्या आयातित है, हम सिलिकॉन का आयात करते हैं। और दूसरा कि उससे संबंधित टेक्निकल एक्सपर्ट बहुत कम है, ठीक है कि नहीं, जिसके कारण इस तरह का लाइन जो हम थर्मल बेसिस पे लिए हैं, जनरेटर बेसिस पे है, ये क्या है, सब गली में 5 मिस्त्री मिल जाएगा। लेकिन सोलर प्लेट ठीक करने के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा, ढूंढते रह जाओगे। तो इसीलिए पहले विश्वास करो फिर इस्तेमाल करो। तो पहले तो किसी नई टेक्नोलॉजी को क्या करना पड़ता है? विश्वास जमाना पड़ता है। तब ना एक गाना भी है कि एक स्लोगन भी है कि पहले विश्वास करो फिर इस्तेमाल करो। आशा है कि समझ रहे होगे तुम। फूल कुमारी आगे लिखो। नेक्स्ट कहां थे हम लोग? हाँ, इसके बाद लिखिएगा अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि, एक इंपॉर्टेंट सुन लो। एक आप लोगों ने सुना होगा CAA, CAA सुना होगा, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट कब से आया था? 2019 में आया था। और कब से लागू किया गया? 2024, मार्च 2024 से लागू कर दिया गया। तो इसको जो है ये पूछेगा कि 2019 का CAA को किस महीने में लागू किया गया? तो मार्च 2024 में। जो हमारा IPC है, एक दिन बताए भी थे, जो हमारा CRPC है, वो नए रूपों में 1 जुलाई 2024 से लागू होगा। वो भी आपका क्या हो जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशनल समसामयिकी हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, कि IPC और CRPC का नया रूप कितने तारीख से लागू हो रहा है? 1 जुलाई 2024 से, ठीक है, ध्यान रखिए। तो लिखिए
CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019, 2019 संसद से पारित, संसद से पारित, संसद से पारित विवादित, विवादित नागरिकता कानून को, विवादित नागरिकता कानून को, कानून को, अरे विवेक तुम उसके चक्कर में आएगा, बर्बाद हो जाएगा तुम, ठीक है कि नहीं। वो अंग्रेजी में लिख रहा है, ये विवेक अंग्रेजी, हिंदी तो तुम नहीं, तुम इधर आओ, तुम इधर उठो, वहां से उठो ना तुम, ये कुछ लिख ही नहीं पा रहा है, वो अंग्रेजी में लिख रहा है, ये समझ ही नहीं रहा है, ये आधा अंग्रेजी लिखता है आधा हिंदी लिख देता है। तुम इधर आओ ना, इधर आओ ना, कोई बात नहीं, इधर आओ ना, कोई बात, इधर आओ। ललित इसको अपने पास बैठाओ, तो इधर आओ। गजब है, कहेगा भी नहीं, हिंदी तो लिख नहीं पाता है, अंग्रेजी लिख रहा है उसका। दुस्साहस देखो, तो इसी को कहते हैं दुस्साहस। लिखो यहां बैठ के, ठीक है। और उसमें भी डॉक्टर कट अंग्रेजी लिखता है, वो लिख पाएगा वो, ठीक है। चलिए खैर, कहां थे हम लोग? देखे देखे कॉपी देखे तुम्हारा, देखे ना, कोई बात नहीं। अमेंडमेंट एक्ट लिख लिया 2019, वाह वेरी गुड, इतना लिख लिया ना, उसके बाद गायब, लिख लो। हाँ, संसद के द्वारा पारित विवादित नागरिकता कानून को मार्च 2024 से लागू किया गया, मार्च 2024 से लागू किया गया, लागू किया गया, ठीक है। आपसे पूछेगा, हम ही पहले पूछेगा, नोट नोट, पहले नोट लिखो कि ये CAA क्या है। अभी सुने होंगे, कल ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की संस्थापिका है, अध्यक्ष है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, और अभी भारतीय राजनीति में भारतीय राज्यों में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है। नाम है ममता बनर्जी, सुश्री ममता बनर्जी। ब्याह नहीं की, देखो कितना बड़ा आदमी है, ठीक है कि नहीं। ब्याह नहीं करने वाला बहुत बड़ा आदमी होता है, लेकिन तुम लोग है कि ब्याह करने के लिए आतुर है। खैर मूल में आ जाओ। हालांकि अब इस पर अलग प्रवचन चलेगा, फिलहाल ये ध्यान रखो कि कल उन्होंने ये क्या कहा, कल उन्होंने कहा कि CAA कानून की समीक्षा होनी चाहिए। CAA कानून की क्या होनी चाहिए, अब तुम देख लिया होगा, लेकिन समझ में नहीं आया होगा कि क्या है। तो ये क्या है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। इसका अर्थ यह है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से गैर मुस्लिम जो भारत आएंगे, उनको हम आसानी से नागरिकता प्रदान कर देंगे। ममता जी को इस पे आपत्ति है, इसमें मुसलमान को भी जोड़ दो। अरे अल्पसंख्यक के साथ ना अत्याचार होता है, बहुसंख्यक के साथ कभी अत्याचार नहीं होता है। कहीं भी तुम अपने ही मोहल्ला टोला में होगे, और तुम होगे तुम सीतामढ़ी के, और सब होगा दरभंगा का, 50 आदमी दरभंगा का, 2 आदमी सीतामढ़ी का, तो तुम्हारे ऊपर अत्याचार करेगा, क्षेत्र के आधार पे, लिंग के आधार पे, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, भाषा के आधार पे। तुम साउथ जाओगे तो तुमको भाषा के आधार पे कहीं भेदभाव का सामना करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। देखो कैसा चतुर होता है सब, चालाक, ठीक है। तुम पूछोगे कि वेलिंगटन गली किधर है, तो वो कहेगा मेरे, हिंदी समझ रहा है वो, लेकिन बोलेगा नहीं हिंदी में कि इधर से बाएं जाओगे फिर दाएं जाओगे और सीधे जो है वो वेलिंगटन गली है। कहने में क्या है, तो कहेगा मालूंगू। अब तुमको समझ ही नहीं गया मालूंगू टालूंगू क्या कहा, ये बात आशा है समझ गए। तो तुम्हारे साथ भाषा के आधार पे क्या हुआ, भेदभाव हुआ, ठीक है कि नहीं। मूल में आ जाइए। खैर अभी हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस आधार पे होता है, लिंग के आधार पे भी होता है। जहां 100 पुरुष होगा
वहां 5 महिला काम कर रही होगी तो उसके साथ भी भेदभाव के दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं। इसलिए संविधान ने धर्म, जाति, मूल वंश, क्षेत्र, लिंग के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव को समाप्त कर दिया। आर्टिकल 15, आर्टिकल 15। भेदभाव होता था तब ना 39 का पढ़े, क्या पढ़े कि इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल रिम्यूनरेशन, इक्वल सैलरी, इक्वल वेजेस, समान काम समान वेतन, संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो जब यह मामला सरकार में आई, सरकार के पास आई, तब ना संविधान संशोधन लाया गया 42वां, जिसको मिनी संविधान कहे। आशा है आप समझ रहे हो ना। तो CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के गैर मुसलमानों को हम क्या दे सकते हैं, आसानी के साथ नागरिकता प्रदान कर सकते हैं। ये 3 देश को याद रखना, लिखेंगे नोट। CAA के तहत, CAA के तहत, CAA के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए गैर मुसलमानों को, गैर मुसलमान शरणार्थियों को भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, यह हो गया संवैधानिक परिदृश्य। लेकिन हमने कहा कि 2 ही भाग में बांट के पढ़ लो, एक राष्ट्रीय और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय। तो याद हो गया ना कि किस देश के नागरिक को दे सकते, किस देश के गैर मुस्लिम शरणार्थी को दे सकते हैं, पाकिस्तान। और हमने आज के शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान और अफगानिस्तान को तवज्जो नहीं दी है। बांग्लादेश की जिया पहुंच गई है पिया के पास, मतलब जिया जी आ गई है जीने के लिए भारत में। ऐसे भी उन लोग को भारत में नेपाल के, भूटान के राष्ट्राध्यक्षों को भारत में पहले बहुत मन लगता था। भूटान का राष्ट्राध्यक्ष तो टमटम से भी पहुंच जाते हैं। भूटान हमारी एक ऐसी सीमा है, नेपाल हमारी एक ऐसी सीमा है कि सीमा नहीं है, खुली हुई है। आप रिक्शा लेके जाओ, नेपाल में चले जाओगे। ठीक है कि नहीं। वो तो अब थोड़ा बहुत फेंसिंग उनसिंग गेट उट बनाया गया है, थोड़ा ऑब्स्टिकल क्रिएट किया गया है इधर कुछ वर्षों में देख रहा हूं। नहीं तो पहले तो ऐसे ही साइकिल लेके जाओ या चाय इधर पी लो और उधर जाकर जो पीना है पी लो। आशा है समझ रहे होगे। नेपाल जाने वाले की संख्या सैटरडे और संडे को बढ़ गई है। नई रिपोर्ट, सनसनीखेज रिपोर्ट। कहानी खत्म हुआ, एक ही डील का था। लेकिन याद रखिए कि मद्य निषेध का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, 47, जिसमें पोषाहार उन्नयन का लक्ष्य है, पोषाहार स्तर को बढ़ाने का लक्ष्य है, उसी में मद्य निषेध भी है। और बिहार एक ऐसा राज्य है कि जहां टाइगर अभी जिंदा है, ने 2017 में ही इसे लागू कर दिया। उसका प्रभाव आज तक ग्रामीण महिला पर है। वो 1.5 करोड़ जो वोटर्स हैं उनके, वो साइलेंट चुप्पी वोटर है, किसी रैली में नहीं जाती है। ठीक है कि नहीं, किसी का भाषण नहीं सुनती है। वो एक ही की अंतरात्मा सुनती है, वो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की। आशा है समझ रहे होगे। आगे लिखो, एक ही रील का था, कहानी खत्म हुआ। नेक्स्ट, कहां थे हम लोग, CAA में। जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री बदल जाए, वो भी आपके लिए जीके हो जाता है। एक थे मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के मुख्यमंत्री बदल गए, नायब सिंह सैनी बने। अभी एक चर्चित मुख्यमंत्री होंगे जो भारत के पहले CAG भी थे। ठीक है, जो भारत के पहले CAG भी थे और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल भी रहे। अब उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बन रहे हैं और उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। तो ये जून महीने का तथ्य में आ जाएगा। चर्चा मैं हमेशा करता हूं, जब भी मौका मिलता है मैं चर्चा में ला देता हूं। मूल में आ जाएंगे। मूल यह है कि नायाब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने। ये भी मार्च का ही महीना था। जाग जाओ बच्चा, जाग जाओ बच्ची, जाग जाओ।
तुम्ही को क्या देखो, ये पीछे देख रही, सो रही है या पीछे देख रही है? अपने सो रही थी या पीछे देख रही? किसको कहे सर, और लोग सोने वाले हैं क्या? तो लिख दो, लिखिए, नायाब सिंह सैनी, नायाब सिंह सैनी, नायाब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बनाए गए। ठीक है, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बनाए गए। वो एमएलए भी नहीं थे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी नहीं थे, वो एमपी थे। और कहां के एमपी थे पता था? कुरुक्षेत्र का, जहां महाभारत की युद्ध हुई थी। कुरुक्षेत्र, पानीपत, ये दोनों हरियाणा में, तराइन, ये सब हरियाणा में है। तराइन का 2 युद्ध, 1191, 1192। पानीपत के 3 युद्ध, 1526, 1556 और 1761। यह इतिहास का महत्वपूर्ण युद्धों में से था। फिलहाल महाभारत का युद्ध भूमि विवाद को लेकर था। आज तक गांव में भूमि विवाद की स्थिति बनी रहती है। छोटे छोटे स्तर पर भूमि विवाद देखने को मिलता है कि इतना आरी को लेकर के भी आरी आरी हो जाता है। ठीक है कि नहीं? आरी आरी निकल जाता है छोटी सी आरी को लेकर। खैर, मूल में आ जाओ। नायाब सिंह सैनी, याद रखना, नायाब सिंह सैनी को याद रखिएगा। परीक्षा के दृष्टि से तत्काल प्रभाव से इसको अभी 2-4-6 महीना कि कौन से राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन कौन है, यह भी आपसे दे सकता है। क्योंकि अभी अरुणाचल में नए मुख्यमंत्री, उड़ीसा में नए मुख्यमंत्री, ठीक है, आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। तो जहां जहां नए मुख्यमंत्री बने, उस नए मुख्यमंत्री पर नजर रखिएगा। कहीं पर महिला विधानसभा की अध्यक्ष बनती है, वो भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण हो जाता है। महिलाओं की संख्या भी बता भी रहा था मैं किसी दिन सुबह में कि 18वीं लोकसभा के चुनाव में 78 महिला संसद से घटकर 73 हो गई। 17वीं लोकसभा में 78 थी, अब 73 हो गई। अब कितनी हो गई? 73 हो गई। इसको भी अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, 18वीं लोकसभा का चुनाव में चुनाव कितनी जगह संपन्न हुआ? 542। एक जगह तो निर्विरोध हो गया। ठीक है कि नहीं? और उसमें लालवानी को जरूर याद रखना, जो 11 लाख से अधिक मतों से इंदौर से जीते। वहां सबसे ज्यादा नोटा को वोट मिला। वो भी आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में विगत 7 सालों से सबसे ऊपर कौन है? इंदौर है। और वहां कांग्रेस का प्रत्याशी भाग गया, क्या चुनाव नहीं लड़ेंगे डर से, भाग गया। तो लोगों ने प्रतिरोध स्वरूप, विरोध स्वरूप किसको वोट दिया? नोटा को वोट दिया। वो भी आपका जीके बन गया। ठीक है कि नहीं? कि सबसे अधिक मतों से कौन जीता, कहां का सांसद सदस्य जीता, कहां निर्विरोध चुना गया? सूरत में। चुनाव कितने का होता है? 543 का। चुनाव की अधिसूचना 543 के लिए निकली, लेकिन चुनाव संपन्न कितने के लिए हुए? 542 के लिए। ऐसे तथ्य भी पूछ देंगे तो आप फंस सकते हैं। आशा है कि इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे लिखिए, नेक्स्ट। फिर लिखिए, अति महत्वपूर्ण है कि एक, आप लोगों ने भारत शक्ति का नाम सुना होगा यदि थोड़ा बहुत पढ़ते होंगे तो। कौन बताएगा भारत शक्ति? कोई बताएंगे? आप लोग बताना चाहेंगे? नहीं बताना चाहेंगे। स्वदेशी हथियारों का जो प्रदर्शन किया गया तीनों सेनाओं के द्वारा, उस ऑपरेशन, उस जो प्रदर्शन था, उस प्रदर्शन परियोजना, उस प्रदर्शन कार्यक्रम को क्या नाम दिया गया? उसको नाम दिया गया भारत शक्ति। तो लिखिए, भारत शक्ति, भारत शक्ति तीनों सेनाओं के द्वारा, भारत शक्ति तीनों सेनाओं के द्वारा, तीनों सेनाओं के द्वारा, तीनों सेनाओं के द्वारा स्वदेशी हथियारों का, स्वदेशी हथियारों का, स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन है, जो जैसलमेर के पोखरण में किया गया, जो जैसलमेर के पोखरण में किया गया। जैसलमेर राजस्थान में है। जो जैसलमेर के पोखरण में किया गया, जो जैसलमेर के पोखरण में किया गया,
और याद रखिएगा, भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 में यही हुआ था, पोखरण में ही। अब पोखरण कहां है? तो नोट में लिखो, नोट। विश्व का पहला परमाणु परीक्षण, अब विश्व का नहीं, भारत का। गलती हो गई, क्षमा कर दो। नहीं, ऐसे नहीं होगा, हद है। 4 बार बोलेंगे वो तो नहीं सुनाई देगा। तो लिखेंगे भारत का पहला परमाणु परीक्षण, भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण, पोखरण में 1974 में किया गया था। उसके बाद 1998 में, उसके बाद 1998, उसके बाद नहीं हुआ। 1998 में, 1998 में किया गया, याद रखिए। पहला पूछता है आप लोग के स्तर की परीक्षा में, ठीक है। उस समय देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, और दूसरे के समय अटल बिहारी वाजपेयी। आजकल इस तरह के भी तथ्य पूछे जाते हैं, ठीक है। कोई अभियान चल रहा है, ठीक है, वो उसमें भी प्रधानमंत्री किसके समय, वो भी पूछा जा सकता है, यदि बहुत रेडिकल हो तो। अभी थोड़ी देर पहले मैं पढ़ा भी रहा था कि 66वां संविधान संशोधन वाजपेयी जी के समय लाया गया, नहीं, जिसका संबंध एजुकेशन से था, बच्चों के शिक्षा से था। क्या हुआ? क्या बात है बच्चे, क्यों जाओगे? हाँ तो जाओ ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। हाँ तो मैं बता रहा था, अब अपने साथ पूरा गांव को ले जाओगे क्या? हद है कि तू चल बाकी। हाँ तो कहां थे हम लोग? बड़े अच्छे जगह पे थे हम लोग। थे 66वां संशोधन कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता एवं मान्य का कर्तव्य है कि उसको स्कूल भेजे। वाजपेयी जी के समय 86 आया। तो ये भी पूछा जाता है, उन्नत भारत अभियान एक बहुत इंपॉर्टेंट अभियान है, कौन सा मंत्रालय चलाता है बताओ जी? इसीलिए तो तुमको बुलाया था मैं कि उन्नत भारत अभियान गृह मंत्रालय चलाता है। उन्नत भारत, तुम्हारा मुद्दा कहां गया? हाँ, कहां, किस मंत्रालय के द्वारा चलता है उन्नत भारत अभियान? अच्छा तुक्का मारो, यही तुम नहीं याद किए, भुला गए। तुक्का मारना है, किस पे मारोगे? सर विकल्प दीजिए ना सर। अच्छा विकल्प दें। सूचना संचार मंत्रालय है, खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय है, ठीक है। तीसरा ग्रामीण विकास मंत्रालय, तीसरा, चौथा मानव संसाधन मंत्रालय। अब सब मारो कोई, अब तो 4 मारिएगा, इतने लोग हैं कि ठीक होगा ही 1/4 का, प्रोबेबिलिटी यही ना है। और उसका नाम है मानव संसाधन मंत्रालय। उन्नत भारत अभियान का संबंध, कॉपी के ऊपर में लिख लो, उन्नत भारत अभियान का संबंध, कॉपी के ऊपर में, बीच में कोई भी बेकार की बातें मेरे मुंह से निकलेगी उसको कहां लिखना है? कौन सा तथ्य को? कहता है जो आपके मुंह से बेकार की बातें निकले, यही निकलेगा, मेरे मुंह से बेकार की बातें निकले, नालायक। तो कहता है सर आपके मुंह से जो बेकार की बातें निकलेगी उसको ऊपर लिखेंगे। तो लिखोगे ऊपर में उन्नत भारत अभियान का संबंध मानव संसाधन मंत्रालय से। उन्नत भारत अभियान का संबंध, उन्नत भारत अभियान का संबंध मानव संसाधन मंत्रालय से है, ठीक है। उन्नत भारत अभियान का संबंध किससे है? मानव संसाधन से है, याद रखिएगा, ठीक है। कल के YouTube लाइव में सेट करेंगे इसको हम, याद रखिएगा, ठीक है कि नहीं। आज का करेंट और ज्योग्राफी है। आज का YouTube लाइव क्या है, जो 8-8:30 बजे से शुरू होगा, ठीक है। चूंकि 8 बजे तक मेरी क्लास अभी रहती है, 7:45-8 बज जाता है, तो आधे घंटे विश्राम लेना चाहता हूं, क्योंकि लगातार तो मैं कक्षा में 1 बजे तक रखता हूं यहाँ, फिर 2:30 बजे से 2:45 बजे से शुरू होती है और 8 बजे तक मैं रहता हूं, फिर 8:30 से लगभग 9, 9:15 हो ही जाता है। नहीं सर कल तो 1 घंटा हो गया था सर। अच्छा उसको 50 क्वेश्चन पे ले आएंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन पे जब ले आएंगे तो आधे घंटे में फिनिश हो जाएगा। आज फिनिश हो जाएगा आधे घंटे में, चिंता मत करो। ऐसे भी देखते होगे कि बीच में स्पीड बढ़ा देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं मेरे बच्चे लोग पढ़ने वाले बहुत नहीं है, उसको पकड़ पकड़ के पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। ये कहती है जी सर।
तुमको तो सही में अभी पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि तुम आज आई हो, अब फिर चली जाओगी, हम तो जान रहे हैं। चलो आगे लिखो। क्यों इसको देख के तुमको सिहनता हो रही है? इसको देखो, अभी तो तुम जन्म के बच्ची खड़ी हुई हो, अभी मैट्रिक पास कर ली तुम। अच्छा, फर्स्ट मतलब इंटर में हो, 11th में हो, अरे तब तो बहुत बड़े जगह पे हो। आगे लिखो। देख रही है उसका शादी हो गया, हा बियाह भ गई, हमर नहीं भेले अखन तक। अखन तोहर हो तो भी नहीं बच्ची है, अभी वेट कर, प्रतीक्षा, पढ़ लिख बढ़िया से। आगे लिखिए। कहाँ थे हम लोग? हम लोग थे उन्नतवाद अभियान। कौन सा मंत्रालय? कौन सा मंत्रालय? आज जब भी मानव संसाधन है मतलब शिक्षा, इसका उद्देश्य क्या होगा? मानव को रिसोर्सेज के रूप में कन्वर्ट करना। और मानव रिसोर्सेज के रूप में कब कन्वर्ट करेगा? जब उसको शिक्षा और स्वास्थ्य की प्राप्ति हो जाएगी। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अभी हम लोग करंट में थे, हालांकि इस करंट में एक मिसलेनियस बातचीत के क्रम में उभर कर आया तो उसको मैंने आपसे शेयर किया। नेक्स्ट लिखेंगे। अति महत्वपूर्ण है कि भारत शक्ति लिख लिए ना, भारत शक्ति हो गया। अब लिखिए, अति महत्वपूर्ण है कि आईएनएस अक्षय, आईएनएस अक्षय, आईएनएस अक्षय और आईएनएस आग्नेय और आईएनएस आग्नेय, आईएनएस अक्षय और आईएनएस आग्नेय का संबंध भारतीय नौसेना के का संबंध भारतीय नौसेना के पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन से है। पनडुब्बी रोधी के पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन से है। पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन से है। और उसी कड़ी में इस दो जहाज को सम्मिलित किया गया है। दो जहाज कौन है जो पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन में सहायता देगा? आईएनएस अक्षय और आईएनएस आग्नेय। जो परीक्षा में आ जाए उस पर टिक लगा देंगे। याद रखिएगा, परीक्षा के दृष्टि से यह भी महत्वपूर्ण होता है। कौन से दो नए जहाज को जो पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन में सहायक होगा, भारतीय नौसेना ने इसको सम्मिलित किया है, तो आईएनएस और आईएनएस, याद रखिएगा। नेक्स्ट, आप लोगों ने अभी मैं सुबह में, चूंकि संविधान चल रहा है तो मैं बताया भी, बातचीत के कड़ी में बताया कि एक चुनाव एक देश, किसकी अध्यक्षता में अंतिम रिपोर्ट, वो भी मार्च के महीने में ही आई थी और उनका नाम था रामनाथ कोविंद। संजोग था कि अभी सुबह में भी था और अभी के समय में मार्च महीना का ही करंट देख रहा हूं, तो स्वाभाविक है कि अब लिखित विवरणी दूंगा। उसमें मैंने मौखिक कहा था, तो लिखिए, अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि एक देश एक चुनाव, एक देश एक चुनाव, अति महत्वपूर्ण है कि एक देश एक चुनाव समिति के अध्यक्ष, समिति के अध्यक्ष, समिति के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे ने दिया। समिति के अध्यक्ष, समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद ने दिया वर्तमान राष्ट्रपति को। ठीक है, और इस बार की सरकार की प्राथमिकता भी है और लगभग घटक दल के एनडीए सरकार के सभी दल जो हैं एक देश एक चुनाव के पक्ष में भी हैं, कुछ इक्के दिक्के को छोड़कर। सबसे बड़ी किंग मेकर में टीडीपी और जदयू इसके पक्ष में है। जदयू का तो बयान भी आ चुका है कि मैं एक देश एक चुनाव के पक्ष में भी हूं। तो जब रिपोर्ट आ गई है तो एक नया संविधान संशोधन आएगा और जब नया संविधान संशोधन आएगा तो आपकी परीक्षा के लिए क्या हो जाएगा? अभी तो महत्वपूर्ण है कि किसकी अध्यक्षता में, कितने सदस्य थे, तो 8। और कुछ दिनों के बाद जब संविधान संशोधन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो आपके लिए वो संविधान संशोधन महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि नजर रखिएगा। यही तो करंट की जागरूकता है कि एक बार आप उस संदर्भ को समझ गए तो फिर जब पेपर पढ़िएगा तो अपने भी बहुत कुछ, और न्यूज चैनल देखिएगा तो अपने भी धीरे धीरे क्या होती है, आप उन बिंदुओं पर नजर रखना शुरू करेंगे, याद रहना शुरू हो जाएगा। यही तो अप्रोच है। इसी क्रम में याद रखिएगा, एक देश एक चुनाव को भूलना नहीं है। एक देश एक चुनाव किस समिति की अध्यक्षता में गठित हुआ? किस समिति की अध्यक्षता में गठित हुआ? खत्म। नेक्स्ट, आगे लिखो।
एक है रीसा। रीसा क्या है? रीसा, रीसा ये क्या, किस राज्य का उत्पाद है जिसको जीआई टैग दिया गया है? ये हाथ से बुना हुआ कपड़ा है, कपड़े की कसीदारी है, और इसको हमने जीआई टैग दिया है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग। किसको दिया है? किस राज्य का है ये रीसा? किस राज्य का हाथ का बुना हुआ कपड़ा है? त्रिपुरा। वह देश, वह राज्य जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, ठीक है, और 0 लाइनिंग स्टेट है ये। बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच की जो सीमा रेखा है वो 0 लाइन बेस्ड है। आगे लिखिए, इस पर लिख दीजिएगा रीसा। रीसा हाथ से बुना हुआ, हाथ से बुना हुआ कपड़ा, हाथ से बुना हुआ कपड़ा है जो त्रिपुरा में, जो त्रिपुरा में जो त्रिपुरा में चर्चित है, जो त्रिपुरा में चर्चित है, जो त्रिपुरा में चर्चित है। अति महत्वपूर्ण है कि नोट में लिख दीजिए, पहले नोट। जीआई टैग का पूरा नाम, जीआई टैग का पूरा नाम ज्योग्राफिकल इंडिकेटर या भौगोलिक संकेतक, भौगोलिक संकेतक है जो भारत का वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा, जो भारत के वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा, जो भारत के वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा, अंडरलाइन करेंगे वाणिज्य मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा अंडरलाइन करिए, कॉमा विश्व व्यापार संगठन के द्वारा, कॉमा विश्व व्यापार संगठन के, विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों के अनुसार, विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों के अनुसार विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों के अनुसार, वहां लिख देंगे ट्रिप्स। ट्रिप्स इकोनॉमिक्स में पढ़ाएंगे, ट्रिप्स क्या होता है? ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसको कहते हैं ट्रिप्स। ट्रिप्स के तहत प्रदान किए जाते हैं 10 वर्षों के लिए। ट्रिप्स के तहत प्रदान किए जाते हैं 10 वर्षों के लिए। ट्रिप्स के तहत प्रावधान किए जाते हैं कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए। 4 क्वेश्चन पूछ सकता है, 4 तथ्य हैं। हाल ही में रीसा, हाथ के बुने हुए कपड़े जिसे जीआई टैग दिया गया, का संबंध किस राज्य से है? दूसरा, जीआई टैग किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है? तीसरा, जीआई टैग निम्नलिखित में से किस विश्वव्यापी संगठन के आलोक में प्रदान किए या ट्रिप्स समझौते के तहत प्रदान किए जाते हैं? WTO दे देगा, IMF, विश्व बैंक, WTO, 4 संगठन दे देगा। तो क्या मारिएगा? WTO। एक क्वेश्चन और पूछेगा, जीआई टैग WTO के किस समझौते के तहत प्रदान किए जाते हैं? तो देगा ट्रिप्स, ट्रिम्स, 4 दे देगा। तो कौन सा रहेगा? ट्रिप्स। जीआई टैग वाणिज्य मंत्रालय कितने वर्षों के लिए देता है? और नेक्स्ट है कि सबसे पहले भारत में जीआई टैग किसको दिया गया था? दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। तो ये भी विविधा है, नोट में लिख देंगे। सबसे पहले भारत में, सबसे पहले भारत में, सबसे पहले भारत में, सबसे पहले भारत में जीआई टैग
सबसे पहले भारत में जीआई टैग, सबसे पहले भारत में जीआई टैग, सबसे पहले भारत में जीआई टैग, सबसे पहले भारत में जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को दिया गया। दार्जिलिंग चाय को दिया गया। जब भी दार्जिलिंग जाइए चाय वहां का जरूर पीजिए, ठीक है, नहीं भी पीते हैं तो भी पीजिए। दार्जिलिंग चाय को दिया गया, याद रखिएगा। चाय में एक केमिकल अल्कोलॉइड्स होता है, टेनिन, ठीक है, जिससे के कारण चाय का नशा होता है। और चाय में एक थीन तत्व भी पाया जाता है, जिसके कारण चाय पीने से स्फूर्ति आता है। स्फूर्ति मतलब आंखों जो झुकता रहता है वो टूट जाता है, ठीक है। अभी नहीं किया कि सर आप चाय की व्यवस्था करवा देते तो बड़ा अच्छा रहता है, जिससे कि हम लोग का जो नींद है वो बीच बीच में टूटता रहता है। अरे वो कहां गया जो कल सो रहा था, वो आज आया ही नहीं, लगता है सोया रह गया। हाँ हाँ हाँ, तो हालांकि उससे इंप्रूव है, ये उससे थोड़ा सा फर्निश्ड क्वालिटी का है। चलिए खैर मूल में आ जाइए, रिफाइंड जिसको कहते हैं। फिलहाल हम लोग कहां पे थे, चिया दिनुस में थे। टेनिन, हम लोग थे टेनिन, लिखाएंगे नहीं, लिखिएगा बायोलॉजी में ही। अथीन, ये दो तत्व याद रखिए। ये केमिकल अल्कोलाइड्स है, जिसको पीने से एडिक्शन बढ़ता है। इसलिए चाय जब एक बार लोग पीने लगता है तो जल्दी छूटता नहीं है, तंबाकू की तरह। तंबाकू भी एक बार जब खा जाएगा, पच जाएगा, तो केमिकल अल्कोलाइड्स उसमें होता है निकोटीन। क्या होता है, निकोटीन। और कॉफी में होता है कैफीन, चाय में होता है टेनिन। इसलिए परीक्षा में पूछता है निकोटीन, क्योंकि चाय वाला तो पकड़ लीजिएगा, इसलिए चाय वाला पूछता है थीन, स्फूर्तिदायक। तो स्फूर्ति कौन देता है, चाय। चाय पे परिचर्चा एक समय चलता था जब हमारे देश में चाय वाले प्रधानमंत्री बने। देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं, जो तीसरी बार बनने जा रहे हैं। आज शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रपति उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। आज ये भी करंट है, ध्यान रखना है। इसके पहले जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू की पारिवारिक विरासत थी। सच्चा लोकतांत्रिक नेता यदि कहिए तो यही हुआ, क्योंकि किसी पारिवारिक विरासत की देन नहीं है, बल्कि एक छोटे से परिवार में जन्म लेकर, जैसे हमारी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, उसके पहले रामनाथ कोविंद। आज भी रामनाथ कोविंद का गांव में मकान जो है वो आपका बहुत अच्छी अवस्था में नहीं है। ठीक उसी तरह से जैसे हमारे प्रथम राष्ट्रपति जीरादेई के थे, उनका भी मकान खपरेल का आज भी जीर्णशीर्ण अवस्था में है। और एक आजकल का विधायक होता है जिसका एक अपना बिजनेस एम्पायर होता है, ठीक है कि नहीं, मॉल होता है। आजकल नया कॉन्सेप्ट आ गया है, फलना विधायक जी का ये मॉल है। मूल में आ जाइएगा। जबकि आते हैं जनता की सेवा के नाम पर। सारी सत्ता हम भारत के लोग में है। प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से होती है। भारत में संविधान सर्वोच्च है, लेकिन जब ये लोग चुने जाते हैं तो अपने आप को ही सर्वोच्च मानने लगते हैं। मूल में आ जाइए। एक ही रील का था, कहानी खत्म हुआ। कहानी यह है थीन। और दूसरा मैंने बताया कि त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है और 0 रेखा बनाता है। यह भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हर चीजें लिखी नहीं जाती है, कुछ बातें यहां एडजस्ट की जाती है। आगे लिखिए, नेक्स्ट। जीआई टैग हो गया ना, नेक्स्ट लिखेंगे। अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। एक आप लोगों ने सुना होगा आइरिस। देखो, आइरिस आंख में भी होता है, जो प्रकाश को नियंत्रित करता है। लेकिन एक आइरिस ये भी है, ये आइरिस करंट है, बायोलॉजी वाला आइरिस नहीं है, ये करंट वाला आइरिस है। ये क्या है, ये है एआई टीचर, इंडिया का फर्स्ट एआई टीचर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होना चाहिए, लेकिन भारत जैसे देश में बड़े विवेकशील ढंग से इसका उपयोग हो। वहां पर उपयोग हो जहां मानव सक्षम नहीं है, जैसे ब्रेन के ऑपरेशन में। ब्रेन के ऑपरेशन में मनुष्य कहीं ना कहीं यदि कमजोर हो जाए तो ब्रेन क्या है,
सबसे कम रिजुविनेशन की क्षमता होती है। हमारे मानव शरीर में सबसे कम रिजुविनेशन की क्षमता किसमें है? इसलिए ब्रेन यदि एक बार खराब हो जाता है तो जल्दी ठीक नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा, सबसे अधिक रिजुविनेशन की क्षमता लीवर में है। इसलिए अन्ना मुर्गी खाइए, बिरयानी वगैरह खाइए, खराब हो जाएगा, 10 दिन आराम कीजिए, फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन ब्रेन यदि एक बार खराब हो गया तो जल्दी ठीक नहीं होगा। इसीलिए मैं कहता हूं चिंता नहीं करना है, जीवन के किसी परिस्थिति में चिंता नहीं करना, चिंतन जरूर कीजिए, और चिंतन हमेशा सकारात्मक और स्वस्थ कीजिए। और हमेशा सबसे पहला चीज है, हमेशा मुस्कुराते रहिए, ठीक है। अब मौका मिले हंसने का तो खूब जम के हंसिए। अब ऐसा नहीं कि मैंने कहा कि पहला एआई टीचर आइरिस मतलब जहां मौका मिले वहां। आशा है समझ रहे होगे। भाव को लिखेंगे नेक्स्ट, लिखो लिखो ना। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर का नाम आइरिस है, का नाम आइरिस है, का नाम आइरिस है, आइरिस, जो केरल के विद्यालय में अध्ययन करा रही है। जो कहां पर अध्ययन करा रही है? केरल में। हां, केरल में अध्ययन करा रही है, केरल के विद्यालय में अध्ययन करा रही है, याद रखिएगा। केरल के विद्यालय में ये पूछेगा, क्योंकि इंडिया का फर्स्ट है, विविधा भी है, ये करेंट भी है, विद्या भी है, टिक लगा दो। क्या हुआ? आपकी परीक्षा में तो पक्का है आइरिस, केरल भी पक्का है, आइरिस भी पक्का है। कहां? केरल में। क्या नाम है? क्या नाम है? आइरिस, याद रखिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिख देंगे, नेक्स्ट लिख देंगे, भूलेंगे नहीं कि पद्मश्री से सम्मानित, पद्मश्री से सम्मानित सुधा मूर्ति, सुधा मूर्ति को, सुधा मूर्ति को, सुधा मूर्ति को राज्यसभा से राष्ट्रपति ने मनोनीत किया। राज्यसभा के सदस्य के रूप में राष्ट्रपति ने मनोनीत किया। राज्यसभा के सदस्य के रूप में राष्ट्रपति ने मनोनीत किया। मनोनीत किया। क्या किया? क्या किया? मनोनीत किया। क्या किया? मनोनीत किया। किसको? सुधा मूर्ति को। और याद करवा दें कि भारत में राज्यसभा में कितने सदस्य का मनोनयन राष्ट्रपति करते हैं? 12। कितने सदस्य का करते हैं? कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, इन क्षेत्रों से राष्ट्रपति 4 क्षेत्रों से करते हैं, जबकि राज्यपाल 5वां कौन सा क्षेत्र है जहां से राज्यपाल विधान परिषद में मनोनयन करते हैं? सहकारिता। थोड़ा सा दिमाग कम चलाइए। शाम में भांग खा लेते हैं क्या कि सोठ लेते हैं? ठीक है कि नहीं? सहकारिता 10 बार पढ़े हैं संविधान, और फिर भी सहकारिता की जगह संस्कृति निकलता है। तो याद करके रखिए कि राज्यपाल 5 क्षेत्रों से करते हैं, जबकि राष्ट्रपति उस सदन में। इस बात को ध्यान रखिएगा, परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लिखिए नोट, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति नोट। लगता है पीछे का बच्चा थक गया है पढ़ते पढ़ते। अरे थोड़ा सा और ऊर्जा लाओ, ऊर्जा। सर नाश्ता चलवा देते तो बहुत अच्छा रहता सर। जब भी ऐसी कक्षा लीजिए सर, सुबह से नाश्ता चलवा दीजिए सर, ठीक है क्या? क्या भावना जी, आप तैयार हैं? हाँ, चूरा दही कि सत्तू? अच्छा, सत्तू पूरी कैसा रहेगा? अच्छा, बिरयानी कैसा रहेगा? बिरयानी सबसे अच्छा रहेगा। तो चिकन बिरयानी की कौवा बिरयानी? अच्छा, चिकन बिरयानी। देखते हो मिल नहीं रहा है, विचार चल रहा है, लेकिन विचार में चिकन निकाल रहा है, ये नहीं कौवा निकाले। चलो नेक्स्ट,
कौन सी फिल्म थी जिसमें कौआ बिरयानी की चर्चा है? अरे जीके नहीं है, करंट में मत लिखो। कौन सी फिल्म थी? रन। देखो ये तो हम नहीं पढ़ाए थे, कैसे याद रखे? ठीक है, चलो नेक्स्ट। बड़े अच्छे जगह पे थे हम लोग। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं। 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं। कहां से लिया गया है 12 सदस्य? वेरी गुड, यह आयरलैंड से। यह व्यवस्था, गुड, यह व्यवस्था आयरलैंड से लिया गया है। यह व्यवस्था आयरलैंड से लिया गया है। यह व्यवस्था आयरलैंड से लिया गया है। कौन व्यवस्था? यह भी लिख दो नोट में। राष्ट्रपति 4 क्षेत्रों से, जबकि राज्यपाल, राष्ट्रपति 4 क्षेत्रों से, राष्ट्रपति 4 क्षेत्रों से, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा। 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 जबकि जबकि राज्यपाल, बताओ, राज्यपाल 5 क्षेत्रों से, जैसे, जबकि राज्यपाल 5 क्षेत्रों से, जैसे जैसे साहित्य, कला, विज्ञान, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता से, सहकारिता से मनोनीत करते हैं। साहित्य, कला, विज्ञान और सहकारिता से, कोऑपरेटिव, सहकारिता से मनोनीत करते हैं। सहकारिता से मनोनीत करते हैं। सहकारिता से मनोनीत करते हैं। किसको मनोनीत करते हैं? किसको मनोनीत करते हैं? सदस्यों को। तो याद करके रखिएगा, टिक लगा दीजिए। तो सुधा मूर्ति ऐसे भी याद रखिए, सुधा मूर्ति कोई सामान्य महिला नहीं है। इन्फोसिस की संस्थापक नारायण मूर्ति की पत्नी है और इसकी बेटी अक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की पत्नी। एक समय ब्रिटेन पूरे विश्व पर हुकूमत करता था, आज ब्रिटेन पर हुकूमत भारतीय मूल के लोग कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। यही तो भारत के विकास की गाथा को दर्शाता है कि ब्रिटेन पर भारतीय मूल के ऋषि सुनक का शासन है। और वहां की सोसाइटी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि वहां का सोसाइटी कितना टॉलरेटिव सोसाइटी है कि भारतीय मूल के लोग को प्रधानमंत्री का पद दिया है। यह भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे, हालांकि हम लोग के देश में भी हम लोगों ने जब नागरिकता पढ़ते हैं तो पढ़े हैं कि नागरिकता की शर्तें क्या होती है कि भारत का नागरिक के लिए सर्टेन प्रावधान है। बड़े आसानी से उन प्रावधान को आप प्राप्त कर सकते हैं प्रावधान के माध्यम से, प्रावधान के माध्यम से। और कोई भी पद पढ़िए, राष्ट्रपति का पद, 2 ही चीज महत्वपूर्ण होते हैं, भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु को एक सर्टेन आयु का निर्धारण है। राज्यसभा विधान परिषद के लिए 30 वर्ष की आयु हो, लोकसभा और विधानसभा के लिए 25 वर्ष की आयु हो, पंचायती राज संस्थाओं के लिए 21 वर्ष की आयु हो और मतदान की आयु 18 वर्ष हो। 21 से 18, मूलतः 21 था। जब 326 के तहत सबसे पहले हमने मतदान का अधिकार दिया था, जो एक संवैधानिक अधिकार है। मतदान का अधिकार क्या है? मत देने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार क्या है? संवैधानिक अधिकार है, अनुच्छेद 326 के तहत संविधान में वर्णित है। यह भी याद रखिएगा, यह भी पूछा जा सकता है कि मतदान का अधिकार है, ये मूल अधिकार, 2 नैसर्गिक अधिकार, 3 संवैधानिक अधिकार, 4 कानूनी अधिकार। तो संवैधानिक अधिकार है, मैंने बताया भी था। लेकिन यदि आपसे पूछे कि संवैधानिक उपचार का अधिकार क्या है? ए मूल अधिकार, बी संवैधानिक अधिकार, 3 नैसर्गिक अधिकार, डी मूल अधिकार और संवैधानिक अधिकार। तो मूल अधिकार और संवैधानिक अधिकार मूल भी है और संविधान में भी वर्णित है। संविधान के किस अनुच्छेद में? संविधान के
32 में, संविधान के 32वें संवैधानिक उपचार का अधिकार। सो जाओ सो जाओ, थोड़ा देर सो जाओ तुम, ठीक है। उस समय से टेंशन ले रही हो खामखा, मत सुनो, कान बंद कर लो, आंख तो बंद है ही। आगे लिखो नेक्स्ट। कहां थे हम लोग? अब देख रहे हैं पीछे किसको कहें सर, अपने तो तुम सो रही थी थोड़ी देर पहले। चलिए खैर, कहां थे हम लोग? बहुत सारी बातों पे थे, फिर से आ जाएंगे अपने मूल बिंदु पे। हम लोग साहित्य कला विज्ञान वगैरह हो गया ना। हाँ चलो, बहुत सारे बिंदु पे हम लोग थे। और अभी मैंने बताया भी था कि 21 से 18 61वां संविधान संशोधन के माध्यम से किया 1989 में। उस समय देश के प्रधानमंत्री, एक ऐड भी आता था अभी 18वीं लोकसभा के चुनाव में, एक बच्ची कहती है कि जिसने हमें मतदान का अधिकार दिया हम वोट उसी को देंगे। एक ऐड आता होगा, इसलिए ऐड वर्ड भी देखा कीजिए, उससे भी बहुत ज्यादा आपको क्लैरिटी हो जाएगी। नेक्स्ट, आगे चलिए नेक्स्ट। भूलेंगे नहीं कि देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो टनल, भूलेंगे नहीं, एकदम पूछेगा परीक्षा में, देश का पहला, भूलेंगे नहीं कि देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो टनल, मेट्रो टनल, मेट्रो टनल हुगली नदी के नीचे, हुगली नदी के नीचे कलकत्ता में आरंभ की गई। कलकत्ता में आरंभ की गई। देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो टनल, टनल, टनल मतलब होता है सुरंग। कहां आरंभ की गई? हुगली नदी के नीचे कलकत्ता में आरंभ की गई। टिक लगा लो 10 बार। 10 बार से कम में काम चलेगा नहीं, कम से कम 10 बार, ठीक है, कम से कम 10 बार। आगे लिखिए। गया जमाना, अब इधर इस पार आ जाओ। हो गया हुगली नदी के, तो अंडरलाइन करो हुगली नदी के नीचे, कलकत्ता अंडरलाइन करो, देश का पहला अंडर वाटर टनल अंडरलाइन करो। इसका उद्घाटन करने गए थे प्रधानमंत्री स्वयं, लेकिन कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिल पाया बेचारे को, ठीक है कि नहीं। 3 राज्यों ने उनके सपने को थोड़ा सा कमजोर कर दिया, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल। ये 3-4 राज्य ऐसे थे। और याद रखिए 3 राज्यों में 7 चरणों में मतदान हुआ था, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, जहां 7 चरणों में मतदान हुए थे। इस बात को भी ध्यान में करके रखना है। आगे लिखिए। आप लोगों ने नाम सुना होगा सुखविंदर सिंह संधू, ज्ञानेश कुमार। ये 2 ऐसे व्यक्ति हैं कि संवैधानिक आयोग के सदस्य बने। वो कौन सी संवैधानिक संस्था के सदस्य बने? चुनाव आयोग, जिसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 324 से 329। जब कहेंगे चुनाव आयोग का उल्लेख किस में है, गठन नहीं पूछे हैं, चुनाव आयोग संपूर्णता से तो 324 से 329 याद रखिए। लिखिए सुखविंदर सिंह संधू, सुखविंदर सिंह संधू, ये नहीं कि सुखविंदर सिंह सुक्खा, तो लगेगा कि आयोग के सदस्य का नाम कम, आतंकवादी का नाम ज्यादा है। सुखविंदर सिंह संधू एवं ज्ञानेश कुमार, एवं ज्ञानेश कुमार, एवं ज्ञानेश कुमार, एवं ज्ञानेश कुमार को हाल ही में चुनाव आयोग का सदस्य बनाया गया और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ने किया। सदस्य बनाया गया और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ने किया। राष्ट्रपति ने किया, ठीक है। कौन करते हैं नियुक्ति? राष्ट्रपति ने किया। 2 सदस्य अचानक से खाली हो गए। एक अनूप चंद पांडे रिटायर कर गए, ठीक है। एक अरुण गोयल साहब अचानक से इस्तीफा दे दिए, कहे हम नहीं काम करेंगे। अब भूचाल आ गया। चुनाव आयोग के ऊपर समय समय पे संदेह भी अब किया जाने लगा है। अभी हाल में भी देखे होंगे कि चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, उसके द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं,
इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखो। राज्य का भी निर्वाचन आयुक्त है श्रीनिवासन साहब, वो भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, उस पर भी नजर रखिए। हर बिंदु पे नजर रखना है। राजीव कुमार चूंकि करंट नहीं है लेकिन चर्चा में लाया मैं, तो न्यूज देखिएगा तो ये सब नाम ऐसे ही तैयार हो जाता है। मार्च के महीने में प्रसार भारती का चेयरमैन बना नवनीत कुमार सहगल, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो लिखेंगे हाल ही में नवनीत कुमार सहगल, हाल ही में नवनीत कुमार सहगल, नवनीत कुमार सहगल, नवनीत कुमार सहगल प्रसार भारती के नए चेयरमैन बनाए गए। प्रसार भारती के नए चेयरमैन बनाए गए। प्रसार भारती के नए चेयरमैन बनाए गए। किसको बनाया गया? नवनीत कुमार सहगल, पूर्व आईएएस अधिकारी, इसलिए आईएएस के विषय में कहा जाता है कि उसका अंतिम सूर्यास्त कभी नहीं होता है। वो रिटायर भी कर जाता है तो उसके बाद भी किसी न किसी आयोग संस्था का चेयरमैन, गवर्नर, वो सरकार के दृष्टि में कितना योग्य है या सरकार के लिए कितना उपयोगी है, उस आधार पर उसकी नियुक्ति प्रतिनियुक्ति होती रहती है। मूल बिंदु पे आ जाइए, ठीक है कि नहीं? और मूल बिंदु क्या है? तो मूल बिंदु है जो मैंने अभी जानकारी में दिया, नवनीत कुमार सहगल और सुखविंदर सिंह संधू, ज्ञानेश कुमार, ये तीन बड़े नाम हैं जो मार्च के महीने में संवैधानिक संस्था के, दो तो संवैधानिक संस्था के सदस्य बने और एक तो गैर संवैधानिक संस्था है जिसका नाम है प्रसार भारती। इसी कड़ी में आप लोग को याद रखना चाहिए, रणजी ट्रॉफी होती है क्रिकेट में और 42वीं बार रणजी ट्रॉफी 2023-24 का मार्च 2024 में उसका फाइनल हुआ जब मुंबई की टीम अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में विदर्भ की टीम को पराजित किया। और वो भी आपके लिए ध्यान रखने योग्य तथ्य है, तो लिखेंगे 2023-24 का रणजी ट्रॉफी क्रिकेट, 2023-24 का रणजी ट्रॉफी क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट बॉम्बे ने विदर्भ को हराकर जीता। बॉम्बे ने विदर्भ को हराकर जीता। बॉम्बे ने विदर्भ को हराकर जीता। विदर्भ को हराकर जीता, ठीक है? विदर्भ को हराकर जीता। किसने? अब ये सब नहीं याद रखना कितना रन से हो सकता है। आप लोगों में से कुछ लोगों को क्रिकेट के प्रति बहुत उत्कंठा रहती है तो याद भी होगा कितने, हालांकि अभी भी मैंने बताया था 169 रनों से हरा के जीता। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बना था जो अभी तक आपके अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में नहीं आया है? उसका नाम है, उस खिलाड़ी का नाम है, बताओ, जानते हो? उसका नाम है धनुष कोटियान, जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुआ। हो सकता है इस पर आईपीएल में उसको खरीद ले, लेकिन रणजी ट्रॉफी का खेल आईपीएल के खेल के नेचर में अंतर है। रणजी ट्रॉफी होता है टेस्ट मैच टाइप का और आईपीएल होता है 2020 टाइप का, मतलब कि कौन सबसे तेज रन बनाता है, इसीलिए वो आईपीएल में नहीं खरीदा गया होगा कि थोड़ा सा धीमा खेलता होगा। और अब तो ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत है, विराट कोहली, रोहित शर्मा टाइप का, जो तीनों फॉर्मेट में फिट बैठता हो। ओडीआई में भी, ओडीआई कितने मैच का होता है, कितने ओवर का होता है? 50। सबसे पहले जो ओडीआई हुआ था वो 60 ओवर का हुआ था, ये भी जीके। और भारत ओडीआई में 2 बार चैंपियन है। पहली बार 1983 में, उस कप का नाम था प्रूडेंशियल कप, वो भी याद है क्या बच्चा? ठीक से बैठो, सिनेमा हॉल है जी, गजब है। हम पढ़ा रहे बता रहे हैं, उसको जो माथा ऐसे ऐसे कर रहा है। ज्यादा गर्मी आ रहा है क्या? गर्मी झाड़ दे क्या? कहां थे हम लोग? हम लोग बड़े अच्छे जगह पे थे। 1983 प्रूडेंशियल कप, खैर वहां से बाहर आ जाइए। प्रूडेंशियल एक कंपनी था, बीमा कंपनी था। जब जीता था तो उस समय 90-95 तक पूछा जाता था कि प्रूडेंशियल कंपनी का संबंध किस क्षेत्र से था।
ऐसा नहीं है कि अभी नहीं पूछा जा सकता, पूछने के लिए तो कभी भी कुछ पूछा जा सकता है। अभी पूछता है कि नहीं कि पहला एशियाड कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में 1951 में। 2 बार भारत में एशियाड हो चुके हैं, 1 बार राष्ट्रमंडल खेल हो चुका है। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि हमारे यहाँ चीन और हम में अंतर यह है कि चीन में जब भी कोई नया खेल सम्मेलन होता है तो नया शहर बसा देता है, हमारे यहाँ होता है तो ले दे के नई दिल्ली। 2 बार एशियाड हुआ नई दिल्ली, राष्ट्रमंडल हुआ नई दिल्ली। हालांकि हम लोग इस बार के सरकार के एम्बिशन में भी है कि हम लोग ओलंपिक 2036 का आयोजन करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और सरकार अपनी दावेदारी को मजबूती के साथ पेश करेगी। जब 2036 में हम ओलंपिक का, हम तो बड़ा बड़ा सम्मेलन करने के आबादी हो चुके हैं और उसी कड़ी में ओलंपिक का जब आयोजन कर लेंगे और एक नया शहर बस जाएगा तो और भी खुशी होगी। हम तो यही चाहेंगे कि तारालाही जो है, डी लाही तारालाही, इससे अच्छा आपको जगह मिलेगा। बहुत आनंदित है, तुम सो जाओ, उस समय से सो ही रही है ये, तुम सो जाओ, अच्छे से सो जाओ ना। पढ़ना कोई जरूरी है? घर पे जाके आराम करो। गजब हाल है, हम इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, तारालाही के विकास के विषय में सोच रहे हैं, आई नींद खींच रही है। ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए। खैर फिलहाल ठीक है, तो मूल बिंदु क्या है? मूल बिंदु है कि ओलंपिक 2036 का भारत दावेदारी को प्रस्तुत करेगा। यह भी याद रखना है, जब प्रस्तुत करेगा तो नजर रखना। फिलहाल तो आपको याद रखना था मुंबई। अब यह था आपका राष्ट्रीय प्रदेश में इतनी सारी बातें। ठीक है, कक्षा का अंत राष्ट्रीय प्रदेश से ही करना चाहेंगे। ठीक है, अगले दिन हम लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रदेश मार्च के महीना को देखेंगे। लेकिन जब भी कोई कक्षा समाप्त होती है तो क्या पढ़ते हैं? तो चलते चलते बूस्टर फैक्ट, तो लिखेंगे बूस्टर फैक्ट, चलते चलते बूस्टर फैक्ट। अभी नहीं लिख देना कि चलते चलते बूस्टर फैक्ट, चलते चलते बूस्टर फैक्ट लिखो। चर्चित सेनकाकू द्वीप, चर्चित सेनकाकू द्वीप, सेनकाकू द्वीप, चर्चित सेनकाकू द्वीप का संबंध प्रशांत महासागर से है, प्रशांत महासागर से है। ठीक है, दूसरा इसको याद होगा ललित जी को, पेरिस ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? वेरी गुड, तो लिखेंगे पेरिस ओलंपिक 2024 में हो रहा है। पेरिस ओलंपिक 2024 में, पेरिस ओलंपिक 2024 में क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक, एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक, एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक माने भार उठाने वाली भारोत्तोलक मीराबाई चानू है। मीराबाई चानू है, मीराबाई चानू है, मीराबाई चानू है। चानू, चानू लिखो ना, कानू लिखे हो गया। ठीक है, मीराबाई लिख लिया ना, मीरा लिख लिया ना, हो गया। आगे लिखिए, अति महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 में सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में, राष्ट्रमंडल खेल 2026 में, राष्ट्रमंडल खेल 2026 में सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। मुकेश दलाल कौन है? तो लिखेंगे चर्चित मुकेश दलाल, चर्चित मुकेश दलाल। नाम ही है तो मैं क्या करूंगा। चर्चित मुकेश दलाल, दलाल, चर्चित मुकेश दलाल सूरत से निर्वाचित होने वाले, सूरत से निर्वाचित होने वाले
सूरत से निर्वाचित होने वाले 18वीं लोकसभा के पहले सांसद है या एकमात्र सांसद है। 18वीं लोकसभा के एकमात्र सांसद है, एकमात्र सांसद है। मार्च के महीना का ही है ये, याद रखिएगा। आप लोगों को याद रखना चाहिए, ब्लू ओरिजिन एक कंपनी है जो किस क्षेत्र में काम करती है? स्पेस के क्षेत्र में, स्पेस पर्यटन के क्षेत्र में काम करती है। और ब्लू ओरिजिन एक भारतीय मूल के पर्यटक को अंतरिक्ष में ले जाएगा। नाम है उसका गोपी चंद भुटकुरा। उसका क्या नाम है? ब्लू। आपके यूट्यूब लाइव में भी इस क्वेश्चन का मैंने डिस्कशन किया था, ठीक है कि नहीं? बड़ा चर्चित है और कहा भी था कि याद रखियो, भूलना नहीं है, ठीक है कि नहीं? तो आप लोग अपना रूटीन ऐसा बनाइए कि जिस समय यूट्यूब लाइव होता है तो आधे घंटे आप उसमें जुड़े रहिए, बहुत सारी चीज ऐसे ही तैयार हो जाएगी आपकी, ठीक है कि नहीं? और जवाब जरूर दीजिए, भले ही ये सही। जैसे हमारा इस पंडित, वह 75 का 75 क्वेश्चन में यही लिखता है, और संजोग देखिए कि 15-20 सही बना भी लेता है। क्योंकि जब सोच लिया है कि यही मानना है, कई बार शुरू में हम खूब तारीफ करते, अरे एमपी साहब आप तो बहुत पढ़ रहे, बाद में पता चला कि एमपीया कौन है, ठीक है कि नहीं? आप ही लोगों ने हमें बता दिया कि यही है वो एमपी साहब। हमको लगा कि कितना जो पढ़ता है सॉलिड पढ़ता है, पहले ही आंसर दे देता है, क्वेश्चन पढ़ने के पहले ही। सबसे बड़ी बात तो होती है, अभी ऊपर में लिखा हुआ है कि आज समान अध्ययन की नहीं होता है, वो लिख देता है पहला का ये, दूसरा का ये। हम देखे कि भाई अभी तो शुरू भी नहीं किए हैं, ये आखिर ऐसा अनमोल रत्न है कौन? तब पता चला कि अच्छा ये वही पंडित है, ठीक है कि नहीं? जो कक्षा छोड़कर हमको देख लेता है, प्रणाम भी कर लेता है, इसका चला जाता है और कहता है कि सर माथा दर्द करे चलिए तो की कर दिए। मैंने ये भी नहीं कि गुरु के सम्मान में कि थोड़ा सा नहीं बोले तो वो भी नहीं, एकदम डायरेक्ट कहता है कि सर माथा दर्द करे चलिए तो की करूं हम कह नहीं कुछ नहीं करे के, ठीक कह लो, चल गेलो से। आगे लिखिए, माथा है नहीं ओ आपसे पीडीएफ मांगता है। ग्रुप में आप लोग का अलग अलग ग्रुप है। ओ बात, चलो ठीक, हम समझ रहे हैं। आगे लिखिए, कहां थे हम लोग? हम लोग बड़े अच्छे जगह पे थे। है मुकेश दलाल तो खत्म हो गया। हाँ देखो ये कितना तेज है, गोपी चंद भटकुरा। तो लिखेंगे गोपी चंद, ऐसे लिखो ब्लू ओरिजिन, ब्लू ओरिजिन के, ब्लू ओरिजिन के, ब्लू लिखो ना, ब्लू नहीं लिखना जानते हो? ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष मिशन के द्वारा, ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष मिशन के द्वारा यात्रा करने वाले, अंतरिक्ष यात्रा करने वाले, अंतरिक्ष यात्रा करने वाले गोपीचंद कूरा है। कूरा लिख लो लास्ट में, गोपीचंद कूरा है। अरे लिखो ना, धोटा कूरा, भूटा कूरा, जो लिखना है लिखो। गोपीचंद कूरा है। कूरा, कूरा नहीं है, हाँ टाइटिल है गोपीचंद छोटा कूरा, बुटकुरा, जो लिखना है लिखो ना, लिख ले गोपीचंद कूरा। ठीक, कौन है ये? तो क्वेश्चन क्या रहेगा? ये क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि ब्लू ओरिजिन का संबंध किस क्षेत्र से है। देगा कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। आपको लगा इसी दोनों में से होगा एक। है किससे? अंतरिक्ष पर्यटन से। भारत ने हाल ही में मार्च के महीने में किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समझौता किया? वेरी गुड। तो लिखेंगे भारत ने हाल ही में, पहली बार, भारत ने हाल ही में पहली बार फिलीपींस को, फिलीपींस को, फिलीपींस को, फिलीपींस को, फिलीपींस को, फिलीपींस को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ब्रह्मोस सुपरसोनिक, ब्रह्मोस सुपरसोनिक, ब्रह्मोस, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल
ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्यात किया गया, का निर्यात किया गया। का निर्यात किया गया। ठीक है, ब्रह्मोस क्या है? एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो ब्रह्मपुत्र और मॉस्को का, मतलब भारत और रूस के संयुक्त परियोजना में बनाया गया। और इसका निर्यात हम किस देश को कर रहे हैं? इसको हम फिलीपींस को कर रहे हैं, जो आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। बूस्टर फैक्ट की कड़ी में एक दो और लिख लो। चर्चित माउंट एरेबस ज्वालामुखी, चर्चित माउंट एरेबस ज्वालामुखी, चर्चित माउंट एरेबस ज्वालामुखी का संबंध एंटार्क्टिका से है, अंटार्कटिका से है। चर्चित माउंट एरेबस का संबंध अंटार्कटिका से है। किससे है? अंटार्कटिका से है। हाल ही में लता नाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024, लता मंगेशकर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? अमिताभ बच्चन को दिया गया। अमिताभ बच्चन को दिया गया। अमिताभ बच्चन को दिया गया। चर्चित खोगजोम महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। चर्चित खोगजोम, खोग लिखो ना, खोगजोम महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर में मनाया जाता है। हाल ही में तमिलनाडु ने, अरे सीधे लिख दो ना, खोगजोम महोत्सव मणिपुर मनाया जाता है, पूरा लिख रहे हैं, टाइम लगेगा। फिर लिख दो, परमवीर चक्र उद्यान हाल ही में तमिलनाडु में स्थापित किया गया। हाल ही में परमवीर चक्र उद्यान तमिलनाडु में स्थापित किया गया। तमिलनाडु में स्थापित किया गया। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में स्थापित की गई है? दिल्ली में। वेरी गुड। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी नई दिल्ली में स्थापित की गई है। ये कौन बताएगा? अशदोद बंदरगाह चर्चा में रहा मार्च के महीने में। ललित बाबू सबसे बुजुर्ग आप ही हैं, इसीलिए यहां के ग्रैंड ओल्ड मैन आप ही हैं। बताइए, ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नेरोजी जी। हाल ही में चर्चित अशदोद बंदरगाह किस देश में है? जैसे चार बहार है तो ईरान में है नहीं, उसी तरह से अशदोद बंदरगाह कहां रहा चर्चा में? इजराइल में। तो लास्ट लिख देंगे, चर्चित अशदोद बंदरगाह, अशदोद बंदरगाह इजराइल में है। कहां है? इजराइल में है। एक और लिख दो, नईमा खातून। नाम सुने हो नईमा खातून का? कोई नाम सुना है नईमा खातून? कौन है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला चांसलर है। तो लिखेंगे नईमा खातून, नईमा खातून अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला चांसलर है।
पहली महिला चांसलर है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं। करेंट और विरधा की समाप्ति की घोषणा करता हूं। नीचे के बैच वाले लोग जा सकते हैं, ऊपर के बैच वाले लोग अपनी जगह पर बैठे रहेंगे। बिना कोई ब्रेक दिए हुए आधुनिक भारत को समाप्त करेंगे, ठीक है। नीचे वाले लोग जा सकते हैं, फिर मुलाकात होगी इन्हीं शब्दों के साथ। जय हिंद, खुश रहो, खुश रहो।